विकास तिवारी साहब, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी बताएं। जी विकास जी, कितना दिलचस्प होगा 2024 का चुनावी घमासान। देखिए, देखिए, चुनाव आज भी चुनाव भी अपनी जगह अपनी है। जगह है और आज और देश आज में जो देश में जो वर्तमान वर्तमान स्थितियां हैं, जो स्थितियां हैं, जो परिवेश है, परिवेश है, वो हम्म अपनी जगह है। आज आज हमारा देश हमारा देश इस इस कगार पे आके कगार पे खड़ा आगे हो खड़ा हो बैठा है बैठा है हम्म कि भाई भाई किया को जा बनाया रहा जा है। रहा है। और हमारी और जो हमारी जो भारत जोड़ो भारत जोड़ो यात्रा चल यात्रा रही है, चल रही है, राहुल गांधी राहुल जी जो गांधी जी हमारे जो अगुआ हमारे है, अगुआ हैं, यात्रा को यात्रा लेकर को लेकर आगे है। बढ़ रहे हैं। और हम लोगों और का हम लोगों एक का है एक कि है कि उनकी एक उनकी हमारी एक इस हमारी मुल्क इस में है मुल्क में है आवाजें दो। आवाजें दो। अब तुम अब पर है तुम पर कौन है से तुम कौन से तुम आवाज सुनो, आवाज तुम सुनो, क्या तुम मानो। क्या मानो। हम हम कहते हैं कहते कि हैं भाई कि से भाई भाई से का भाई प्यार का रहे। प्यार रहे। वो कहते हैं हाथों में त्रिशूल रहे, तलवार रहे। हम कहते हैं कि राम राज्य में जैसा हुआ वैसा हो। वो कहते हैं कि हंगामा होता है, होने दो। अब तुम पर है, तुम कौन सी आवाज सुनो, तुम क्या मानो। एक संदेश लेकर राहुल जी हमारे जो है दक्षिण से लेकर उत्तर तक की यात्रा पे हैं। और आगे हमारी यात्रा पूरब से पश्चिम तरक्की भी बढ़ेगी। तो हमारी जो यात्रा है, हमारा जो उद्देश्य है, भारत को जोड़ने की बात है। जो भारत को टुकड़ों टुकड़ों में बांटने की साजिश रची जा रही है, जो धार्मिक जहर उन्माद फैलाए जा रहे हैं। मुझे तो महात्मा गांधी को बातें याद आती है कि महात्मा गांधी ने एक संदेश दिया था इस देश को जी। इंडिया मस्ट नॉट इंडल्ज इन ओनली मास प्रोडक्शन बट प्रोडक्शन बाय मासेस। आज महात्मा गांधी की सोच को नकारते हुए चंद पूंजीपतियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार काम कर रही है। और जिसकी मुखालफत करने के लिए, जिसके विरोध में गरीबों का हक दिलाने के लिए हमारे नेता राहुल गांधी जी सड़कों पर हैं। और 2024 का चुनाव झूठ का झूठ और सच का सच बहुत जल्द जनता के सामने आने वाले हैं। जनता वो महसूस भी कर रही है कि जनता के साथ कितना बड़ा जो उनके विश्वास है, विश्वास को तोड़ने का काम किया जा रहा है सरकार द्वारा। निश्चित तौर से 2024 का चुनाव दिलचस्प होगा और जनता की लड़ाई सीधे जो है हमारी वर्तमान सरकार। नहीं विकास तिवारी जी, आपको नहीं लग रहा कि विपक्ष चुनावों से पहले तो यह दावा करता है कि तमाम विपक्षी पार्टियां एकजुट होंगी और मिलकर मुकाबला किया जाएगा, लेकिन उससे पहले ही बिखराव दिखने लगता है। अब अखिलेश यादव थर्ड फ्रंट तैयार करने की कोशिशों में जुट रहे हैं। ये कितनी बड़ी चुनौती साबित हो सकता है? तो आपको एक दिलचस्प बात बताना चाहूंगा कि राजनीति में सफलता से पहले बहुत सारी चीजें लोगों को असंभव सी लगती है। मैं आपको एक इतिहास में लेके चलूं कि जर्मनी का शासक हिटलर हुआ करते थे और हिटलर जब तक पराजित नहीं हो गए तो वहां की जनता को विश्वास नहीं होता था हिटलर कभी पराजित भी हो सकता है। उन्होंने अपने यहाँ एक प्रधान राज्य मंत्री का पद का सृजन किया था जिसका नाम था जोसेफ गोएबल्स। और जोसेफ गोएबल्स को प्रोपेगेंडा का जनक भी कहा जाता है। और वो ऐसा दम फैला के रखा था पूरे देश में अपने जर्मनी में कि जब तक हिटलर पराजित नहीं हो गया, हिटलर की दिवंगत नहीं हो गया, तब तक वहां की जनता को विश्वास नहीं हुआ हिटलर कभी पराजित भी हो सकता है। तो नो डाउट ऐसे ही कुछ स्थितियां हमारे देश में भी पैदा करने की कोशिश की जा रही है। और हम लोग डट के उन पिता पर ताकतों का जो अधिनायक सोच को बढ़ावा देने वाले लोग हैं, लड़ने के लिए तैयार है, कमर कर चुके हैं और जनता हमारे साथ जुड़ रही है। हमारे राहुल गांधी जी की यात्रा शुरू हुई, लोगों ने कहा कि तमिलनाडु में दम तोड़ देगी, किसी ने कहा केरल में दम तोड़ देगी। और आज आप देख रहे हैं हमारी जो दक्षिण से यात्रा शुरू हुई, उत्तर यानी कश्मीर की तरफ बढ़ रही है और हम लोग पंजाब तक पहुंचे हैं। और अपार जन समर्थन मिल रहा है। लोग राहुल जी के साथ, उनकी विचारधाराओं के साथ इस बात को लेकर खड़े हैं कि भारत को जोड़ने की आवश्यकता है। और एक दूसरे से झूठ जो फैलाया जा रहा है, जो प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, उसके साथ उसके खिलाफ लोग एकजुट हो रहे हैं और पूरी शिद्दत के साथ खड़े हैं। और बिल्कुल, आप एकजुटता की बात कर रहे हैं कि तमाम विपक्षी दल भी हमारे साथ आएंगे, लेकिन मौजूदा वक्त में जो हालात दिखाई दे रहे हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पार्टी की तरफ से यह दावा तक किया जा रहा है कि हो सकता है कि अगली बार आम आदमी पार्टी देश की सत्ता पर काबिज हो जाए। तो उधर नीतीश कुमार की इच्छा भी छुपी नहीं है। मैं विकास जी आपके पास आऊंगा। गुरेंद्र सिंह जी, अब आवाज आप तक पहुंची? हमारी आवाज जी, क्या कहिएगा? विपक्षी एकता की बात तो कही जा रही है, लेकिन अभी से ही बिखराव के हालात दिखाई दे रहे हैं। ये प्लस पॉइंट है बीजेपी के लिए? देखिए, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार इस देश में पताका फहराएंगे और पिछली बार से भी ज्यादा हम लोग अपने सीटें लेके आएंगे। और रही विपक्षी की बात, अरविंद केजरीवाल खुद प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में लगे हुए हैं। ममता बनर्जी भी अपना अपना झंडा लहरा रही है। अखिलेश जी तैयार हो रहे हैं उधर को। और अनेकों नेता, उधर नीतीश जी हैं, बिहार के मुख्यमंत्री, वो भी झंडा फेंक रहे हैं, हम भी। तो इनमें तो इतना बिखराव है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के सामने टिक नहीं पाएगा। आप कह रहे हैं कि विपक्षी हमारे सामने टिक नहीं पाएंगे, ये विश्वास है
अति आत्मविश्वास है। हालांकि बीजेपी के बारे में कहा जाता है कि हमेशा इलेक्शन मोड में रहती है बीजेपी। हमारी पार्टी बिल्कुल चुनावी मोड़ पर है, पूरी तरीके से पार्टी तैयारियां कर रही है। पिछली बार से भी ज्यादा स्थिति हम लोग इस बार लेकर आएंगे लोकसभा में। कांग्रेस के दावे अलग हैं, लेकिन अब अखिलेश यादव की तरफ से भी आक्रामक राजनीति अपनाई जा रही है। वो जमीन पर संघर्ष करने को लेकर अब रणनीति भी अख्तियार कर रहे हैं। तेलंगाना के दौरे पर जा रहे हैं ताकि एक मजबूत तीसरा मोर्चा तैयार हो सके। अगर अखिलेश यादव ऐसा करने में कामयाब होते हैं तो आपकी चुनौती बढ़ना तो निश्चित है गुरिंदर सिंह जी। नहीं नहीं, दावे हैं, दावे कोई भी कुछ भी कर सकता है, इसको मनाइए, वो अपनी कुछ भी कर सकते हैं इस बात के लिए। और आपने अभी भी पीछे हमारा विधानसभा का चुनाव देखा ही उत्तर प्रदेश में, अखिलेश जी थे, गठबंधन भी था, इसलिए योगी सरकार कितने पूर्ण बहुमत से आई है। तो दावे हैं, दावे करने दीजिए इनको, लोगों को क्या दिक्कत है। राहुल गांधी को मुख्य चेहरा मानते हैं आप विपक्षी दल का कि मुकाबला बीजेपी का राहुल गांधी से ही होगा, यानी कांग्रेस से? नहीं, अभी तो इनका यही नहीं पता है कि प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन होगा। हमारी तरफ से तो हमारी यशस्वी प्रधानमंत्री जी है, न आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है कमलनाथ जी, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने तो दावा कर दिया कि विपक्ष का चेहरा तो राहुल गांधी बनेंगे, प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार वही होंगे। आप आने दीजिए नजदीक थोड़ा चुनाव, आप भी देखेंगे कि क्या क्या होगा, कौन कौन उनका उम्मीदवार बनेगा। विकास तिवारी जी क्या कहिएगा? जी देखिए, आप और इस देश की जनता देख रही है कि सड़कों पर विपक्ष की भूमिका कौन निभा रही है। विपक्ष के नेता होने की बात तो आप स्वतंत्र समीक्षा करेंगे तो आपको दिखेगा कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ऐसे हैं लीडर के रूप में कि जो सड़कों पे संघर्ष करते हुए जनता के साथ की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं और लड़ते हुए दिख रहे हैं। और हम विपक्ष के रूप में हर एक अपनी जो जिम्मेदारी है, भूमिका है जनता के बीच में निभाते हुए चले आ रहे हैं। और हम लोग आह्वान भी कर रहे हैं कि विपक्ष के जितने भी दल हैं, हमने राहुल गांधी जी ने अभी सबको संदेश भी भेजा था भारत जोड़ो यात्रा में कि आप लोग आइए, सम्मिलित होइए। हमारी जो भारत जोड़ो यात्रा में बहुत सारे लोगों ने राजनीतिक रूप से भी, व्यक्तिगत रूप से भी सम्मिलित होकर हमारे राहुल गांधी जी हमारे नेता को समर्थन किया। तो निश्चित तौर पे अगर पूरा देश देख रहा है तो राहुल जी की तरफ एक उम्मीद भरी राहों से देख रहा है कि अगर कोई विपक्ष के नेता के रूप में अगर है तो तिवारी जी, ये दावे तो हर चुनाव में कांग्रेस पार्टी की तरफ से किए जाते हैं कि इस बार देखना चमत्कार हो जाएगा। ये चमत्कार देखते देखते 2014 का इलेक्शन हो गया, 17 का हो गया, 19 का हो गया, 2022 का हो गया, लेकिन दावे तो आपके धराशायी हो गए। तो कैसे उम्मीद की जाए? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, जो हमारे सिस्टम, हमारे देश के बहुत सारे सिस्टम हमारे नेता की छवि खराब करने का काम किया। 1000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हमारे नेता की छवि को खराब करने के लिए। बहुत सारे लोगों ने ये जो एक खड़ा कर रखा था, विचार खड़ा करा कि राहुल जो है कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल सकते, जनता को फेस नहीं कर सकते, मीडिया को फेस नहीं कर सकते, चल नहीं सकते, उनका एक अपना एरिया है। तो राहुल जी ने सारे मिथक को तोड़ा। राहुल जी ने साबित किया है कि राहुल जी जो कर सकते हैं, दूसरा विपक्ष का ऐसा कोई नेता नहीं है कि राहुल जी इतना क्षमता रखता हो। राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि हमारी इस यात्रा का मकसद सिर्फ भारत जोड़ने से है। देश की सबसे बड़ी यात्रा है। राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि हमारी इस यात्रा का मकसद राजनीतिक है ही नहीं, हम तो देश जोड़ने निकले हैं, इसका मुनाफा होगा। बिल्कुल राहुल जी सही कह रहे हैं कि हम लोग भारत जोड़ा का मकसद यही है कि जो देश में बिखराव उत्पन्न किए जा रहे हैं, जो देश को जात के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर बांटने की कोशिश की जा रही है, जो संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है, उनका अनुपालन नहीं किया जा रहा है, ऐसा देश में पहली बार हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस है मुखर रहे हैं जनता के बीच में। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि कुछ पूंजीपति लोग हैं उनके हाथ में भेज देने का काम किया जा रहा है जी। तो हमारा देश कहाँ जाता है, हम कहाँ देश को ले जाने की बात कर रहे हैं जी। तो आज जो भारत जोड़ो की यात्रा है, इसका मकसद ही है कि हम लोग जो उत्तर की तरफ चल रहे हैं, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक चल रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि हमारी बातें जब हमारी सदन में हमारे माइक को बंद कर दिया जाता है, मीडिया में हमारी बातों को प्रसारित नहीं किया जाता है, तो हम लोग तय किए कि जनता में जाएंगे, जनता की बातों को, जनता की आवाज को जनता के बीच में लेकर जाएंगे और भारत जोड़ो यात्रा के रूप में। गुरिंदर सिंह जी, विकास तिवारी साहब कह रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा से तो बीजेपी है, राहुल गांधी एक सशक्त चेहरे के तौर पर उभर रहे हैं और आज नहीं तो कल तमाम विपक्षी दल भी राहुल गांधी के समर्थन में आएंगे, उनको भरोसा है इस बात का। भाई जानते ही है राहुल गांधी जी के बारे में
कि वो कैसे नेता पूरे देश में घूम रहे हैं, आपको ही पता, हाफ टी शर्ट में घूम रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री राशन दे रहे हैं गरीब लोगों को। यानी आप इस बात को खुद ही स्वीकार कर रहे हैं कि अगर इतनी बड़ी आबादी को मुफ्त राशन देना पड़ रहा है तो हालात ठीक नहीं है। नहीं, कोरोना काल का चल रहा है समय, कोरोना काल से सुविधा दे रही है सरकार, क्या दिक्कत है इसमें गरीब लोगों को अगर मिल रहा है? नहीं, अब तो कोरोना पर कंट्रोल है ना, थोड़ा सा अब तो कोरोना का कंट्रोल है ना, कोरोना पर कंट्रोल है तो अब थोड़ा सरकार ने बढ़ा दिया, अब हो जाएगा। 1 साल के लिए बढ़ाया, यानी चुनावों को ध्यान में रखते हुए फैसला हुआ गुरिंदर सिंह जी। नहीं, देखिए सरकार तो अपना चुनावी मोड़ पे है, इस साल में चुनाव हमारा लोकसभा में आने जा रहा है, तो सभी व्यक्ति सभी पार्टियां सभी अपना अपना एजेंडा भी रखेंगी, सब अपने अपने और घोषणा पत्र लाएंगे, सब्सिडी फ्री करें। अब केजरीवाल के जैसे सब्सिडी फ्री कर रखी है उन्होंने, सबको इस तरीके का काम बना दिया कि साहब मैं सब्सिडी मुफ्त दूंगा आपको। तो अपनी पार्टी घोषणा करती है, अपने घोषणा पत्र में ही लाती है। चले ठीक, देखिए विकास तिवारी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। विकास तिवारी जी, आखिर वजह क्या है, क्यों तमाम क्षेत्रीय दल कांग्रेस से दूरी बनाना चाहते हैं? देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जैसे अभी भाजपा के नेताजी कह रहे थे, मैं उनके लिए कहना चाहूंगा, खूबसूरत सी रातों की बात करते हैं, पतझड़ में गुलाबों की बात करते हैं, कि ऐसे दौर में जब नींद आना बहुत मुश्किल है, ख्वाबों की बात करते हैं। चुनावों में शेरो शायरी तो विकास भाई काम नहीं चलेगा ना। मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है बनारस जी, और जिस गंगा की कसम खा के वो आए थे, आज बनारस के हालात देख ले, आज भी नालों गंदे नालों के पानी है सीधे गंगा में गिर रहे हैं रोज। गुरिंदर सिंह जी की पार्टी कह रही है कि आपकी पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव गंगा का जल लेकर आचमन कर रही है, हमने गंगा इतनी साफ कर दी। विकास जी, जाके वहां पे फंस गया है पटना के पास, तो विकास जी सुनिए ना, बीजेपी तो ये कह रही है ना कि नाव की सवारी प्रियंका गांधी वाड्रा करती हैं उसी गंगा में, आचमन करती हैं, जल स्वच्छ है, निर्मल हो रही है गंगा। करने का काम दिया जाए तो उनकी पे रोक लगा दी गई कि पर्यावरण का हवाला देते हुए, और आज वहां पे भारी मात्रा में बालू उठवाए गए हैं। वहां पे सामाजिक कार्यकर्ता है डॉक्टर अवधेश दीक्षित ने हाईकोर्ट में मामला लेकर गए हैं, वहां पे कमिश्नर तक तलब हुए कि किसके आदेश से बगैर नमाम गंगे के परमिशन से कैसे बालू खनन हो रहे हैं। तो ऐसे इतने बड़े बड़े भ्रष्टाचार हो रहे हैं पूंजीपतियों को और पूंजीपति बनाने के लिए, गरीबों को और सितम ढालने के लिए, जो सरकार की तरफ से जो सरकार के तंत्र है, तंत्र का ख्याल, लोग का ख्याल न रखकर सिर्फ तंत्र को मजबूत कर। ठीक है, मेरे सवाल का जवाब तो दीजिए तिवारी जी। तिवारी जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? वैसे ही भाजपा की नीति हो गई, झूठ फैलाओ और शासन करो। तिवारी जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? अपनी बातें लेके जा रहे हैं, जनता अब झूठ का खुलासा शुरू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी की एक झूठ का खुलासा हम जनता के बीच में जाके करेंगे। मेरी आवाज पहुंच रही है तिवारी जी आप तक? जी जी जी, अब मेरे सवाल का जवाब तो दीजिए। राहुल गांधी से आखिर डर क्यों लगता है विपक्षी दलों को, साथ क्यों नहीं आना चाहते? देखिए, देर सवेरे सारे लोग राहुल जी के साथ आएंगे, और राहुल जी की तरफ पूरा देश जब उम्मीद भरी निगाहों से देख रहा है, राहुल जी पर यात्रा कर रहे हैं, जो जन समर्थन भारी जन सैलाब राहुल जी के यात्रा में उमड़ के आ रहा है। ठीक, सारे दलों को ठीक, यानी भारत जोड़ो यात्रा से ही कांग्रेस को आस है। इंद्रेश यादव, विकास जी कह रहे हैं कि आने वाले समय में तमाम विपक्षी पार्टियां हमारे साथ ही आएंगी, आप थोड़ा इंतजार कीजिए। राहुल गांधी में प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार दिखता है क्या इंद्रेश यादव की पार्टी को? सर, हम तो अपने नेता को कोई दो राय नहीं है। अरे सर, मंगल पर जाना तो हम भी चाहेंगे, लेकिन मंगल पर पहुंचने का इंतजाम तो होना चाहिए। तो सर, हम लोग तो कर ही रहे हैं। हम लोग समाजवादी तो हमेशा सर सड़क पे से लेकर संसद तक हम लोग विश्वविद्यालय में लड़े हैं सर। आज से मैं बता दूं, अरे सर, देश की सत्ता की लड़ाई ये छात्र संघ का चुनाव नहीं है इंद्रेश यादव जी। सुनिए, वो छात्र संघ का चुनाव है कि नहीं, उसी से जोड़ के मैं कह रहा हूँ। 2018 में चुनाव जब होना था गोरखपुर विश्वविद्यालय में, तो योगी जी ने रद्द करा दिया, क्योंकि समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी जीत रहा था। तो उनको ये लगा कि यहाँ से मैसेज चला जाएगा कि पढ़े लिखे लोगों ने बीजेपी को नकार दिया है। तो जो अनपढ़ लोग हैं, जो थोड़ा कम बुद्धि के हैं, थोड़ा सा मान लीजिए पढ़े लिखे नहीं है, उन लोगों को भी समझ आएगा कि भाई जब पढ़े लिखे लोग नकार रहे हैं तो हमको भी नकारना है। तो ये लोग तो कम पढ़े लिखों लोगों को बरगलाए हुए हैं। और झांसा कब तक देंगे सर? झांसा देने से
कब तक झांसा देंगे? 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल करेंगे? कांग्रेस भी राष्ट्र का आशीर्वाद लेना है। नहीं तो कांग्रेस तो कह रही है कि बीजेपी डर गई राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से कि प्रधानमंत्री को रोड शो तक करना पड़ रहा है। देखिए अभी हमारे कांग्रेसी भाई साहब कह रहे थे कि साहब काशी में क्या किया गया है। जब से आदरणीय प्रधानमंत्री जी अपना संसदीय सत्र देखा है, आप जब से विकास देख लीजिए, काशी का क्या कितना विकास किया है उन्होंने। काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर देखिए आप, कैसा सुंदर पूरा वर्ल्ड में सिफारिश हो रही है। अब भाई साहब कह रहे थे कोई विकास नहीं है काशी का। मैं पूछना चाहता हूँ, बीच में और उत्तर करूंगा जी, क्या गंगा जी में जो गंदे नाले गिरते थे गिरने बंद हो गए? गंगा जी की सफाई हो गई? गंगा जी में जो रेजिंग के नाम पे जो है वहां पे बालू को उठाया हुआ, वो किसके आदेश से हुआ? किसको लाभ पहुंचाने के लिए हुआ? जो वहां पे मछुआरे थे उन्हें आज तक अगर बालू खनन के लिए परमिशन नहीं दिया गया तो उसमें पर्यावरण का हवाला दिया गया। तो बगैर नमाम गंगे के परमिशन के वहां पे भारी मात्रा में बालू का उठाव क्यों हो गया? हाई कोर्ट ने वहां के उच्चाधिकारी और कमिश्नर को क्यों तलब किया है? उससे अब तक कार्रवाई क्या हो रही है? मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, वहां पे मोदी जी प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री लगातार पैनी नजर रखे हुए हैं, तो उनकी निगरानी में या उनके देख रेख में ऐसे इतने बड़े बड़े अपराध हो जा रहे हैं और सरकार को पता नहीं चल रहा। ठीक, इस पर गुरिंदर सिंह जी जवाब देंगे, लेकिन विकास भाई गंगा सफाई का जिक्र अगर आप करेंगे, अगर गंगा सफाई को लेकर जिक्र करेंगे तो जनता तो आपसे भी जवाब पूछेगी ना कि कांग्रेस के शासनकाल में भी 20,000 करोड़ रुपए खर्च हुए गंगा सफाई के नाम पर, कहां गया पैसा? विकास भाई, गुरिंदर जी मैं आपके पास आ रहा हूं। विकास जी इस पर जवाब दीजिए, फिर आपके सवाल का जवाब गुरिंदर जी देंगे। विकास भाई, जनता ये भी तो पूछेगी कि कांग्रेस के शासन काल में भी जब यूपीए का शासन था, गंगा सफाई के नाम पर 20,000 करोड़ रुपए का बजट था, कहां चला गया? कौन खा गया वो बजट? गंगा तो वैसी ही रही। गंगा सफाई के नाम पे जो बजट आया, गंगा जी के लिए काम हुए और गंगा की सफाई के लिए हम लोगों ने प्रयास किए और उसमें जो बजट को खर्च किया गया, मतलब आप करें तो लीला लेकर आए। इनके संसदीय क्षेत्र का मामला है और अगर घाटों की स्थिति देख ले, घाटों के नीचों से जो जमीनें खिसक रही है, घाट बैठते हुए चले जा रहे हैं, चाहे मरकट का घाट आप देख लीजिए, चाहे हरिश्चंद्र घाट देख लीजिए, चाहे वहां पे मानस घाट देख लीजिए, सारे घाट जो बैठते हुए चले जा रहे हैं। और आप किसी घाट के करीब चले जाएंगे तो आपको दिखेगा कि गंदे नाले के पानी बदबदाते हुए सामने से गुजर रहे हैं, उठा रहे हैं, गंगा जी पीछे गिर रहे हैं। गुरिंदर जी तो कह रहे हैं, विकास भाई मेरी आवाज आ रही ना? माँ गंगा ने बुलाया है और माँ गंगा ने जब बुलाया, विकास भाई गुरिंदर जी की पार्टी तो कह रही है कि अगर गंगा स्वच्छ ना हुई होती तो प्रियंका गांधी वाड्रा जो आपकी राष्ट्रीय महासचिव हैं, वो नौका विहार कैसे करती, गंगा जल का जल लेकर आचमन कैसे करती? वो तस्वीरें तो सबने देखी। देखिए, हम लोग सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं और लगातार चाहे गंगा हो, सरस्वती हो, ना हो, हम लोग उसको पवित्र मानते हैं, उसमें आचमन करते हैं, वो सारी चीजें होती हैं और सतत होती चली आई है। ये नहीं कि मोदी जी आज आ गए उसके लिए हो गया। ठीक, गुरिंदर जी क्या कहिएगा? वो कह रहे हैं कि गंगा सफाई के नाम पर बड़े बड़े दावे तो किए गए थे, लेकिन अब गंगा की निर्मलता को लेकर कोई बोलने को तैयार नहीं होता। और पूरे दिन में 5 फुट बदल। ठीक विकास भाई, गुरिंदर सिंह जी तो जी जवाब दीजिए विकास जी की बात का। देखिए 55 साल या 60 साल कांग्रेस ने शासन किया, इन्हें अब याद आ रही गंगा जी की? जब से मोदी जी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने गंगा जी को जो भाई साहब कह रहे हैं, और जब तक 10 साल में हमारा शासन चल रहा है, 10 और अगले साल हो जाएंगे, 9 साल हमारे पूर्ण हो चुके हैं, कितनी सफाई गंगा जी की करी आप सब लोग देखते हैं, मीडिया देखता है। और पहली की सफाई भी आपको पता होगा गंगा जी की क्या हालत है। तो लगातार नमामि गंगे के तहत गंगा जी की सफाई अभियान चल रहा है और चलता रहेगा और पूर्ण रूप से हमारी सरकार गंगा जी को साफ करते रहेगी। मैं भाई साहब से कहना चाहता हूँ, कब तक आप कांग्रेस को कोसते चले आएंगे? आपका सेकंड टर्म आ गया। मैं मान ही लेता हूँ कि चलिए कांग्रेस ने कुछ अच्छा नहीं किया रहा होगा, इसलिए जनता ने आपको अवसर दे दिया, तो आप कांग्रेस को कब तक कोसते आएंगे? जो आपने वादा किया था उस वादों पे आप खड़ा हुए। कोई एक ऐसी सवाल बता दीजिए जिसका रेट कम हुआ। वो मोदी का नारा कहाँ गया? बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार कहाँ गई बातें? और ऐसी
कि जिसका दाम घटा है मोदी ठीक है, देखिए दुखती नब्ज पर हाथ रखा विकास तिवारी जी ने, जो महंगाई और बेरोजगारी की बात कर रहे थे। गुरिंदर जी जवाब दीजिए, फिर इंद्रेश जी मैं आपके पास आ रहा हूं। गुरिंदर भाई, हाँ जी, दुखती रग पर हाथ रख दिया विकास तिवारी ने कि महंगाई को लेकर तो बड़े बड़े दावे थे, अच्छे दिन आएंगे, वो अच्छे दिन गए कहां? कोई भी सरकार पिछले जब से देश आजाद हुआ किसी सरकार ने इतना कार्यक्रम नहीं किया। आप सड़कों की व्यवस्था देख लीजिए, कितने बड़े बड़े हाईवे बन गए, कितने बड़े बड़े पुल बन गए। आपको लगता है कि महंगाई का मुद्दा कमजोर कड़ी साबित हो सकता है? गुरिंदर जी, लोगों का पेट्रोल बच गया, डीजल बच रहा है। आप इस मुद्दे पे अपना जवाब दीजिए ना कि हमारा जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है उसमें हम कितने पावदान नीचे गए, फिर फ्रीडम में आप लोग कहाँ गए, बेरोजगारी की जो ठीक है विकास भाई, ठीक है, सवाल पूछने का काम तो मेरा रहने दीजिए। गुरिंदर भाई जवाब दीजिए, फिर इंद्रेश जी मैं आपके पास आ रहा हूं। हाँ जी, दुखती रग पर हाथ रख दिया विकास तिवारी जी ने कि अच्छे दिन का वादा था, लेकिन महंगाई ने लोगों का दम निकाल के रखा है, उससे कभी राहत मिलेगी क्या? देखिए 5% से कम है महंगाई हमारी, अभी जो चल रही है इस टाइम महंगाई से। सर वो कह रहे हैं पेट्रोल डीजल का दाम 100 रुपए पहुंच गया, तमाम जगहों पर 100 रुपए के पार पेट्रोल की कीमतें हैं, ये महंगाई नहीं है। गुरिंदर जी हेलो, चले, शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है। मैं इंद्रेश भाई अब आपके पास आ रहा हूं। मेरा सवाल वही है कि जो आप लोग आरोप लगाते थे कि अखिलेश यादव की छवि गढ़ी गई ट्विटर छाप नेता की, उनकी छवि को बिगाड़ने का प्रयास किया गया। अब अखिलेश यादव जिस तरह से आक्रामक मूड में आते दिखाई दे रहे हैं, क्या इस छवि से बाहर निकल पाएंगे अखिलेश यादव? जो आरोप लगते थे कि वो तो ड्राइंग रूम में बैठकर राजनीति करना चाहते हैं, जमीन पर संघर्ष नहीं करते, कार्यकर्ताओं को तरजीह नहीं देते। सर आपको मैं बता दूं, अखिलेश यादव ट्विटर छाप नेता नहीं है। आप ये बात नोट कर लीजिए कि पूरे भारतवर्ष में कोई ऐसा नेता नहीं है सर कि जो अपने कार्यकर्ताओं से इतना मिला हो। सबसे ज्यादा मिलनसार नेता कोई पूरे भारत में है वो अखिलेश यादव है सर। किसी भी कार्यकर्ता के पास ऐसा नहीं होगा कि अखिलेश यादव जी से मिला ना हो, उनके साथ फोटो ना हो। और आपको लग रहा है कि अखिलेश यादव की छवि गढ़ी गई जानबूझकर? हाँ गढ़ी गई है सर, ये तो सर झूठ है। वो जैसे अब हमारी छवि वो क्या करना है, हमें छवि गिराना है तो सर कुछ भी कर दीजिए। मुद्दा सर अभी बहुत बड़ा बड़ा आप लोगों ने हाई लेवल का मुद्दा उठाया, मैं जमीनी मुद्दे की बात कर रहा हूँ। श्रीमान जी हाईवे छोड़ दिया जाए, वो तो अखिलेश यादव का लगभग बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट था, उसको ये लोग पूरा किए हैं। अन्य गाँवों में जो सड़कें चल रही है श्रीमान जी, इतना टूटी फूटी सड़कें हैं और शिक्षा व्यवस्था पूरी रूप से चरमरा गई है। किसी सरकारी इंटर कॉलेज या प्राइमरी जूनियर हाई स्कूल कहीं भी जाके देख लीजिए, सरकारी की मैं बात कर रहा हूँ, एकदम बद से बदतर व्यवस्था हो गई है। तो जो एम्बुलेंस अखिलेश यादव जी ने चलवाया था, उनके कर्मियों को, जो एम्बुलेंस चालक हैं, उनको सर तनख्वाह तक नहीं मिल रही है। तेल का पैसा नहीं, आप लोग तो नारा देते ना कि काम बोलता है, लेकिन नहीं बोला, जनता ने यकीन नहीं किया। एक नहीं 2 चुनाव हो गए। सर वही तो बात है। मैं गुरिंदर जी आ रहा हूँ, उनको जवाब देने दीजिए, फिर मैं आपके पास आ रहा हूँ। इंद्रेश जी हम लोग काम दिखाते रह गए, हम लोग काम दिखाते रह गए। आप लोगों ने भगवान के नाम पे वोट लिया, भगवान को भी ठगा। तो राम मंदिर का भी मुद्दा समाप्त हो गया। राम मंदिर वो तो बहुत अच्छी बात है। मुद्दा खत्म हो गया, आप लोगों के पास अब मुद्दा बचा ही नहीं है। अब आप लोग रोजगार राम मंदिर, तभी आप मंदिर मस्जिद पे लगाते रहे। राम मंदिर का मस्जिद का ही मुद्दा खत्म हो गया। अब तो योगी जी की सरकार का विकास का मुद्दा है, कानून व्यवस्था का मुद्दा है योगी जी सरकार का। सर कानून व्यवस्था की बात मत करिए। कानून व्यवस्था ये है कि थाने पे जाइए, एक छोटा मोटा झगड़ा हो रहा है, 151 में चालान करने के लिए 5000 तक घूस मांगा जा रहा है श्रीमान जी। थाने की बात मैं कर रहा हूँ। वही तहसील में जाइए, तहसील में भी दलाली चरम सीमा पे है श्रीमान जी। नहीं, बीजेपी तो आरोप लगाती है, इंद्रेश यादव, बीजेपी तो आरोप लगाती है कि सपा के शासन में जो जंगल राज था, प्रदेश की जनता त्रस्त हो गई, इसीलिए सपा से किनारा कर लिया प्रदेश की जनता ने। सपा के राज में थाने पे इतनी बड़ी
दलाली नहीं होती थी, यानी होती थी, इतनी बड़ी नहीं होती थी आप कह रहे हैं। इंद्रेश यादव, आपके इस बयान का क्या मतलब निकाले हैं कि इतनी बड़ी नहीं होती थी? तभी से शांति से सुन रहे थे, हमारी भी सुन लीजिए। अरे सर सवाल तो सुन लीजिए इंद्रेश भाई। लेकिन बालू निकल रहा है, कौन निकलवा रहा है? थाना आपका है। गायत्री प्रसाद प्रजापति पता है आपको किस मामले में अंदर गए? जी। क्या आरोप थे इंद्रेश यादव? श्रीमान जी, आरोप आपको भी मालूम है। हाँ। और किसके कार्यकाल में लगे थे आरोप? अच्छा ठीक है सर, वो आरोप उनके ऊपर लग गया, तो इससे क्या उनका आरोप सिद्ध हो जाएगा चाहे नहीं होगा, तो इससे हमारे ऊपर। अरे कुछ तो सत्यता होगी भाई, अगर सलाखों के पीछे हैं। यादव सिंह को भी भूल जाएंगे? हमसे ज्यादा सर आपको मालूम है। नोएडा अथॉरिटी के यादव सिंह को भी भूल जाएंगे? उनका क्या हश्र हुआ? श्रीमान जी, मैं कह रहा हूँ राम राज यहाँ आया है तो महंगाई क्यों बढ़ी है श्रीमान जी, और शिक्षा व्यवस्था क्यों चरमरा गई है? बुनियादी सवालों पे आप रहिए। आप गायत्री प्रजापति, चिन्मयानंद स्वामी, पता मतलब आपकी दुखती रग पर हाथ न रखा जाए? अभी जी सर, आपकी दुखती रग पे हाथ न रखा जाए? क्या सर? मैं कह रहा हूं कि आपकी दुखती रग पर हाथ न रखा जाए, मतलब मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू। मुद्दा सर अगर वो बड़ा है तो वही रखिए। हमारा तो मुद्दा ये है कि किसान। सर भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा नहीं है इंद्रेश यादव, क्या बात कर रहे हैं आप? भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा नहीं है आपकी नजर में? भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा है सर, तो जो भ्रष्टाचारी वो जेल में जाएंगे, चाहे हमारे पार्टी पे हो। अरे आपकी सरकार में रहते हुए क्यों नहीं गए? सवाल तो ये पूछा जाएगा ना। तो सर अभी हमारे सरकार रहते हुए नहीं गए, आरोप उनके ऊपर लगा था, कानून अपना काम कर रही थी। अब क्या हुआ क्या नहीं हुआ हमसे ज्यादा आपको जानकारी है। ठीक है, विकास तिवारी जी क्या कहिएगा? भ्रष्टाचार का मुद्दा है जिसको लेकर तमाम पार्टियां एक दूसरे को कटघरे में खड़ा करती हैं, खासतौर पर जब सत्ता पक्ष में हो जाती हैं वो पार्टियां। विपक्षी दल यही आरोप लगाते हैं कि भ्रष्टाचार जमकर हो रहा है, हाँ, अपराध खूब बढ़ रहा है, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार बढ़ रहा है, महंगाई बेतहाशा बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। ये आरोप तो हर सरकारों पर लगते थे। जब बीजेपी विपक्ष में थी तो यही आरोप आपकी सरकार पर लगते थे। बात टिकी नहीं है कि कुलदीप सिंह सेंगर प्रकरण में क्या हुआ, चिन्मयानंद स्वामी प्रकरण में क्या हुआ, अजय मिश्रा टेरी के प्रकरण में क्या हुआ, गृह राज्य मंत्री बने रहे आपके, और बाद में कोर्ट ने क्या कहा, बेल देने के बाद बेल कैसे उनके बेटे मोनू की खारिज हुई, 120 का मुलजिम बनाने का प्रयास किया गया लेकिन उनको मुलजिम नहीं बनाया गया। तो सरकार संरक्षण किसको दे रही है? अपराधियों को नहीं दे रही है। यहाँ आपको नहीं लगता कि अपराधियों को संरक्षण दिया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी द्वारा? और रही बात जो भ्रष्टाचार की बात, तो भ्रष्टाचार का सीधा जाता उदाहरण आपको बनारस आप ले सकते हैं। मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है। मैं इसलिए बनारस की बात बार बार कर रहा हूँ कि मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, सुविधाएं हैं, और मोदी जी देश के प्रधानमंत्री, और उत्तर प्रदेश की भी भाजपा की सरकार है। वहां से अगर आपको दिखेगा तो मैंने अभी गंगा जी में बालू उठाने की बात उठाई थी। मैंने वहां से अभी जो है नमाम गंगे में सीवर पाइपलाइन में जो सड़कों का धसाव हो रहा है, पार्टी की सड़कें बनने की बात कही जा रही थी, गड्ढा मुक्त बनने की बात कही जा रही थी। आप कहीं गड्ढा मुक्त नहीं पाएंगे। अगर बरसात के समय में चले जाएंगे कब कहाँ की गाड़ियां फंस जाएंगी। चलिए, ये आप जनता से जुड़े मुद्दे बता रहे हैं कि ये मुद्दे हैं जिसको लेकर आप जनता के बीच में जाएंगे। पिछले साल तो विकास भाई, 25 फीट चौड़ी और 5 किलोमीटर लंबी दरेज में नहर बना दी गई थी। तो कहाँ से, किसके आदेश पे बना, कैसे बना, कितना पैसा खर्च हुआ, क्यों किया गया, उसके बारे में नहीं कहा जा रहा है। और गंगा जी में आज गरीबों की बात न करके वहाँ पे जो गंगा बिलास चलाया जा रहा है, यानी गंगा जी के नाम को बिलास से जोड़ा जा रहा है, तो आप किसे भ्रष्टाचार कहेंगे, किसे भ्रष्टाचार? यानी कांग्रेस पार्टी खिलाफ है कि अगर जल परिवहन की संभावनाएं बढ़ती है तो नहीं होना चाहिए। विकास तिवारी जी, नहीं, इसका मतलब क्या माना जाए? देश का पहला स्वदेशी क्रूज है वो चल रहा है, ये काम ठीक नहीं है, इसको रोक देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी इस पक्ष में है। देखिए हमारा कहने का मतलब है आज वहाँ आवश्यकता किन चीजों की है। जैसे आपने कहा अभी आपका एक सवाल आ जाए कि क्या इसी से सड़कें नहीं बनना चाहिए, लेकिन हमारी आवश्यकता है। आज मैं विकास तिवारी, अगर मेरा बच्चा है पढ़ने में होनहार है, मैं 100 रुपए कमाता हूँ, ये आवश्यकता है कि 80 रुपए अपने बेटे की पढ़ाई में खर्च कर देना चाहिए और 10 रुपए घर की रंगाई और सफाई और सालों शौकत में खर्च करना चाहिए। तो विकास तिवारी की नैतिक जिम्मेदारी है कि 80 रुपए बच्चे की पढ़ाई में खर्च करें और 10 रुपए घर की सालों शौकत में खर्च करें। अगर यही विकास तिवारी 10 रुपए बच्चे की पढ़ाई में खर्च करते हैं और 80 रुपए अपनी सालों शौकत में करते हैं तो ये सामाजिक न्याय का बात है।
तो हमारा आज ये जिम्मेदारी है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ होनी चाहिए, हमारा स्वास्थ्य सुदृढ़ होना चाहिए। अभी कोरोना काल में ऑक्सीजन के लिए लोगों को तरसते हुए देखा गया, सरकार ने कहा कि एक भी मौतें नहीं हुई, और भाई किसान आंदोलन इतना बड़ा चला, सरकार को झुकना पड़ा, सरकार की हितरपाई सोच को झुकना पड़ा। नहीं तो विकास भाई सुनिए ना, आपने कोरोना काल में मौतों का जिक्र किया कि आंकड़े छुपा दिए गए। मौतों के आंकड़े को छुपा कर रहे हैं, झूठ फैला रहे हैं। समाज जो है झूठ फैलाने से नहीं चलेगा, लोकतंत्र में सच्चाई स्वीकार करनी पड़ती है। अगर आप कहने की बात कहने की क्षमता रखते हैं तो सुनने की भी क्षमता रखिए, और आपके अंदर जो कमियां उसमें सुधार लाइए। हर पार्टी लोग कहते हैं कि सरकार ने एक बार जो फैसला लिया रिलीज हो जाती है, चाहे सही फैसला हो चाहे गलत फैसला हो, और लाभ नहीं होता। तो ये अहम है, ये स्तंभ है, इस स्तंभ को छोड़ना पड़ेगा। जनता जाग रही है, जनता जागरूक हो रही है, जनता अपने सवालों को लेकर, अपनी मांगों को लेकर मुखर हो रही है। ठीक है, सरकार अब और ज्यादा दिन झूठ फैलाकर, ठीक है, लेकिन विकास जी, जो आपने एक सवाल खड़ा किया कि कोरोना में जो मौतें हुई उनके आंकड़े भी छिपाए गए, तो इसको क्या कहा जाए? आप मानते हैं कि दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी नहीं थी? को देख रही है जनता, ये महसूस कर रही होगी कि कौन सा ऐसा गांव है, कौन सा ऐसा मोहल्ला है जहाँ पे लोग ऑक्सीजन के लिए तरसते हुए नहीं देखे गए, कौन सा ऐसा गाँव। यानी राज्य सरकारों ने भी छिपा दिया ना, सवाल तो यही है ना, राज्य सरकारों ने भी छुपा दिया। समाज में फैला के राज करने की जो नीति चल रही है, जनता आपको धीरे धीरे जो जान रही है कि समाज में अब जनता की नीति और। चले ठीक, गुरिंदर सिंह जी वो कह रहे हैं कि भ्रम चलता नहीं है, जनता अब चीजों को समझ रही है और जनता बदलाव चाहती है। गुरिंदर जी, गुरिंदर भाई आवाज मिल रही है आपको? मुद्दा उठाया कोरोना काल का जी। मैं अपने देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी की 140 करोड़ के देश में 8 महीने आपको टीका दे दिया, फ्री टीका दिया, जिसका विदेशों में पैसा लिया जाता था, हमारे प्रधानमंत्री ने निःशुल्क आपको टीका दिया, और अनेकों देशों में हमसे टीका दिया भी, निर्यात भी किया गया। ये आप कम बात समझते हैं? 140 करोड़ हम टीका दे रहे हैं फ्री। चले ठीक, इस पर तो हम फिर कभी बात कर लेंगे, लेकिन आज जो हमारी 2024 को कैसे फतेह करेंगे और तीसरे मोर्चे के गठन को लेकर जो कवायद हो रही है, हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। गुरिंदर सिंह जी, ये आप मान रहे हैं कि विपक्ष अगर लामबंद हो जाता है, तमाम विपक्षी पार्टियां एक मंच पर आ जाती हैं, तो मुश्किल बीजेपी के सामने होगी, बड़ी चुनौती होगी उससे पार पाना? देखिए, जनता जनार्दन यही सबके वोट जनता देगी, और जनता ही साबित करेगी कि तीसरा मोर्चा इकट्ठा होता है या नहीं होता। हमको इस बात का मतलब नहीं है। हमें तो अपने देश के प्रधानमंत्री आदरणीय पूरा भरोसा है कि हमारी पार्टी को पूरी तरीके से संगठित करके, ना पार्टी पे कोई भ्रष्टाचार का आरोप है किसी से, और जितने भी कार्यक्रम हमारे देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में चल रहे हैं, पूर्ण रूप से पहले से भी ज्यादा चुके हमारी सरकार 2023 में लेकर। ठीक, विकास तिवारी जी संक्षेप में आप क्या दावा करेंगे? देखिए, भाजपा का प्रचार तंत्र और भाजपा का आईटी ये जानता है कि विपक्ष की अगर कोई भूमिका निभा सकती है तो कांग्रेस पार्टी निभा सकती है, और विपक्ष का सबसे मजबूत अगर कोई नेता है वो राहुल गांधी है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अपने प्रचार तंत्र के माध्यम से, अपने वापस यूनिवर्सिटी के छात्रों के माध्यम से समाज में भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है, और राहुल गांधी जी की छवि को खराब करने की नापाक कोशिश कर रही है। अमेठी से चुनाव लड़ने की हिम्मत दिखाएंगे राहुल गांधी? राहुल गांधी के बारे में जो विमर्श खड़ा करने का प्रयास, झूठा विमर्श खड़ा करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया जा रहा है, और जनता के सामने आ रहा है कि राहुल गांधी जी जैसा मजबूत नेता देश में दूसरा कोई नहीं। तो विकास भाई, राहुल गांधी हिम्मत जुटाएंगे इस बार अमेठी से चुनाव लड़ने की? बिल्कुल बिल्कुल लड़ेंगे, तय हो गया, हमारे दल का, हमारे संगठन का निर्णय है, तय हो चुका है ना? हमारे दल और संगठन निर्णय करेगा कि राहुल जी कहां से लड़ेंगे। नहीं, वायनाड से ही लड़ेंगे या फिर अमेठी में भी ताल ठोक सकते हैं? बिल्कुल, जहां से हमारे नेतृत्व कहेगा राहुल जी वहां से लड़ेंगे। चलिए ठीक है, इंद्रेश यादव साहब, आप जिस तरह से भरोसा जाहिर कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी, और फिलहाल अभी कांग्रेस के साथ जाने का कोई निर्णय तो नहीं है, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा से अखिलेश यादव ने दूरी जरूर बनाई, समर्थन दिया कि हम यात्रा का स्वागत करते हैं लेकिन हम साथ नहीं आएंगे, ये मैसेज अखिलेश यादव ने दे दिया। और अब तेलंगाना के दौरे पर आज रवाना हो रहे हैं।
वहां पर तीसरे मोर्चे के गठन को लेकर अब चर्चाएं चल रही हैं कि अखिलेश तीसरा मोर्चा गठित करना चाह रहे हैं। इसमें बड़ी भूमिका हो सकती है अखिलेश की। सर देखिए, ये जो सवाल हमारे बड़े नेताओं से पूछना चाहिए, हमसे पूछ रहे हैं, हमसे सवाल ये पूछिए सर कि हम जहाँ हैं वहाँ 6 विधायक, 1 सांसद। मोदी जी आए यहाँ चीनी मिल चलवाने के लिए, 1 चीनी मिल और बंद हो गई। किसानों का गन्ना मूल्य भुगतान नहीं हो रहा है, स्कूल सब बंद पड़े हैं। सर ये मुद्दा है सर, हमारा बड़ा लेवल का मुद्दा नहीं है। मुद्दा हमारा स्थानीय मुद्दा पूछिए। वो जो सवाल आप पूछ रहे हैं श्रीमान जी, तो आप निकाय चुनाव पर चर्चा के लिए नहीं आए थे ना? आप तो 2024 की चर्चा के लिए आए, या आपको लग रहा है कि निकाय चुनाव के लिए आपको आमंत्रित किया है? अगर हमारे यहाँ का चीनी मिल बंद हो गया तो भाजपा सरकार में बंद हुई। गन्ना मूल्य भुगतान नहीं हो रहा तो भाजपा सरकार में हो रहा है। 6 विधायक, 1 सांसद हैं और 1 हमारे यहाँ सर ओवर ब्रिज बन रहा था। जब चुनाव आया 2022 का तो माटी वगैरह गिरा के और उसको इसकी तैयारी होने लगी। चुनाव बीत गया, भाजपा के सभी विधायक जीत गए, वो माटी उठा कर लेके चले गए। फिर वही प्रक्रिया दोबारा अभी 10 दिन पहले से शुरू हो रही है श्रीमान जी। इसी तरह बरगला के आप वोट ले लेंगे, कब तक लेंगे? आज लोग सड़कों पे घूम के कह रहे हैं जब चुनाव आता है तो यही सब मुद्दा उठता है, रोड बनता है। चले, यानी अभी दावे भले ही सभी राजनीतिक दलों की तरफ से किए जा रहे हों कि इस बार मुकाबला बहुत दिलचस्प होगा और हम तो पूरी ताकत के साथ उतरेंगे और जनता का साथ भी हमें मिलेगा, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सपा हो या फिर अन्य राजनीतिक दल हो, सबकी तरफ से यही दावा हो रहा है कि 2024 में तो हम ही सत्ता पर काबिज होने जा रहे हैं।